चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 8वां दिन है। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शनिवार को फोकस न्यूज से बातचीत में कहा है कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचाना है। उनके अनुसार इस कार्रवाई से ईरान की मिसाइल क्षमता को काफी हद तक कमजोर किया जाएगा। वहीं शुक्रवार देर रात इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार उड़ता दिखाई दिया। दूसरी ओर खबर है कि रूस जंग के दौरान ईरान को खुफिया मदद दे रहा है। मॉस्को ने ईरान को मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन से जुड़ी जानकारी मुहैया कराई। वाशिंगटन पोस्ट ने 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि रूस ईरान को ऐसी टारगेटिंग इंटेलिजेंस दे रहा है जिससे वह अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सके। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आरएसपी ने अब तक 32 सीटें जीत ली है, जबकि 87 पर आगे चल रही है। यह पार्टी सिर्फ 4 साल पहले एक पत्रकार रहे रवि लामिछाने ने बनाई थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने अब तक सिर्फ 2 सीटें जीती है, जबकि सिर्फ 9 सीटों पर आगे है। केपी ओली खुद भी झापा 5 सीट पर बालेन शाह से 31,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उन्हें सिर्फ 11,427 वोट मिले हैं, जबकि बालेन शाह को 42,543 वोट मिल चुके हैं। ओली ने झापा 5 सीट से 2017 और 2022 का चुनाव जीता था। पिछले साल सितंबर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद 5 मार्च को हुए चुनाव में 58% लोगों ने वोट डाले। वोटों की गिनती पूरी होने में 3 से 4 दिन लगने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 9 मार्च तक काउंटिंग पूरी करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनियों के लिए नए सख्त दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इन नियमों के तहत जो कंपनियां अमेरिकी सरकार के साथ काम करना चाहेगी, उन्हें अपने एआई सिस्टम के किसी भी वैध उपयोग के लिए अमेरिका सरकार को अस्थायी लाइसेंस देना होगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नए दिशा निर्देश जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जीएसए द्वारा तैयार किए गए हैं और यह नागरिक सरकारी अनुबंधों पर लागू होंगे। इसका मकसद सरकारी संस्थाओं द्वारा एआई सेवाओं की खरीद प्रक्रिया को अधिक सख्त और सुरक्षित बनाना है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिकी रक्षा विभाग और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के बीच तनाव बढ़ गया है। पेंटागन ने हाल ही में एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन जोखिम घोषित कर सरकारी ठेकेदारों को सैन्य कार्यों में उसकी तकनीक इस्तेमाल करने से रोक दिया था। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की ओर से जो 30 दिनों की छूट का ऐलान किया है, उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला और अमेरिकी ब्लैकमेल बताया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है कि आखिर अमेरिका इस तरह से हमें कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में इस बारे में बीते सेशन का वीडियो शेयर किया है। राहुल ने कहा था, क्या अमेरिका हमें बताएगा कि हम रूस या ईरान से तेल खरीद सकते हैं या नहीं? यह अमेरिका तय करेगा, हमारे प्रधानमंत्री नहीं। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा है कि वे इन दिनों सदन में मौजूद रहे, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। वहीं भाजपा ने भी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष के 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों 29 ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अपनी पार्टी के चेयरपर्सन के निर्देश के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ वोट करेंगे। आरोप है कि स्पीकर बिरला ने सदन की कार्यवाही चलाने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया।
लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की शनिवार को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान के दौरान हवा में तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर को अमौसी एयरपोर्ट डायवर्ट कर दिया गया। दरअसल डिप्टी सीएम केशव मौर्य लखनऊ से कौशाम्बी जा रहे थे। उन्होंने सुबह हेलीकॉप्टर से ला मार्टिनियर स्कूल के ग्राउंड से उड़ान भरी। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद 50 किलोमीटर दूर बछरावा तक पहुंच गया था। 2000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर का डिस्प्ले अचानक बंद हो गया। पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 321.17 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का तर्क है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग व मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में आयोजित राज्य सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवार रहे हैं। इस दौरान शाह ने EOFIR प्रणाली की शुरुआत की और 1129.91 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने CAA के तहत 3 पाकिस्तानी और 1 अफगानी शरणार्थी को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग जिलों से भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और साधु संत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने कहा है कि अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर कोई हमला न किया जाए। ईरानी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति ने बताया कि ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद ने कल इस फैसले को मंजूरी दी है। पेजेस्कियन ने पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देशों पर हुए हमलों के लिए उनसे माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि ईरान इन देशों के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहता और भविष्य में ऐसे हमलों से बचने की कोशिश करेगा। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत से अब तक ईरान, इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 13 देशों को निशाना बना चुका है। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शनिवार को फोकस न्यूज से बातचीत में कहा कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनने वाले फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचाना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल के दौरे पर है। उन्होंने शनिवार को त्रिवेंद्रम में कहा कि अगर वे पॉलिटिक्स में नहीं होते तो एरोस्पेस की दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप करते। राहुल ने कहा कि वे एक पायलट है, उनके पिता और चाचा भी पायलट थे, यह परिवार में चलता है। राहुल गांधी केरल के 2 दिन के दौरे पर है। वे टेक्नो पार्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फेटर्निटी के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चाइना के इंडस्ट्रियल सिस्टम की तारीफ की। राहुल ने कहा, चीन ने एक शानदार इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाया है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हमें उनका जबरदस्ती वाला सिस्टम पसंद नहीं, वे डेमोक्रेटिक नहीं हैं। राहुल गांधी ने केरल के इडुक्की जिले में कुट्टिकनम में चाय बागान के मजदूरों से बातचीत की और वर्काला के शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की समाधि पर भी गए।